अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान में पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली अपनी मुद्दत तकरीबन मुकम्मल करने के बाद तहलील हो चुकी है और इस दौरान दो हुकूमती अदवार रहे। एक हुकूमती दौर था जब PTI की हुकूमत थी और फिर उसके बाद PDM, मुस्लिम लीग नून जिसमें शामिल है JUFA, पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी जमातों ने मिल के तकरीबन 12-13 के करीब ये जमातें थी जिन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई। और इस हुकूमत ने जाते जाते कुछ फ़ैसले किए हैं और ये वो फ़ैसले हैं जो पाकिस्तानियों के देरीना मुतालबे थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के चंद अहम मुतालबात थे। इन मुतालबात की पैकेजेस की मद में मंजूरी दी गई है और इन पैकेजेस का तकरीबन जो 15 निकाती ये तफसीलात हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसकी इफ्तिताई तकरीब का ऐलान भी किया था और ये जारी की गई। ट्विटर पर जारी पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि आज मैंने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक मराठी पैकेज का ऐलान किया है जो उन्हें बेहतर खिदमात और मदद फराहम करने के लिए हमारी हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करता है। इस पैकेज का मकसद पाकिस्तान के साथ उनकी मसरूफियात को बढ़ाना और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ उनके रवाबित को आसान बनाना है। जो पैकेज की तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि तमाम सूबों में चीफ़ सेक्रेटरीज़ और इस्लामाबाद में चीफ़ कमिश्नर के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के मसाइल के हल के लिए हॉटलाइंस कायम की जाएंगी। इस्लामाबाद और पाकिस्तान के तमाम सूबों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद के मसाइल को तेज़ रफ्तार बुनियादों पर हल करने के लिए मखसूस अदालतें कायम की जाएंगी। ये बड़ा देरीना मुतालबा था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। तमाम पब्लिक सेक्टर हाउसिंग स्कीमों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा। अगर अदायगी गैर मुल्की करेंसी और बैंकिंग चैनल के ज़रिए की जाती है तो 5% मज़ीद रियायत दी जाएगी। फिर इसी तरह पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है वो एक मॉडल किस्म का उसके अंदर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलियात पहुँचाने के लिए, उनकी खिदमात के लिए हम वक्त तैयार रहेगा। इसी तरह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर मखसूस इमिग्रेशन काउंटर कायम किए जाएंगे। स्टेट बैंक को पाकिस्तान के मुरतब करदा डाटा के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए टॉप 10 तरसीलात ज़र को सराहने के लिए एवार्ड्स का ऐलान किया जाएगा। इसी तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में काबिल ज़िक्र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात या कामयाबियों के एतराफ़ और तारीफ़ के लिए हॉल ऑफ फेम कायम किया जाएगा। सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पुरकशिश शरों के साथ कौमी बचत स्कीमों में अपना हिस्सा डाल सकेंगे। एक और जो इक़दाम है वो बैरून मुल्क सफारत खानों और पाकिस्तानी मिशंस में नादरा और पासपोर्ट की सहूलत के लिए काउंटर्स की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा। इसी तरह ब्लैक लिस्ट शुदा पासपोर्ट मुकर्रर वक्त के बाद खुद ब खुद डी लिस्ट हो जाएंगे और वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए दस्तावेज़ात की ऑनलाइन तस्दीक को मजबूत और मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के कैंप ऑफिस पाकिस्तान के इन इलाकों में कायम किए जाएंगे जहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद मौजूद है ताकि दस्तावेज़ात वगैरह की आसानी हो सके। पेंशन, बैंक अकाउंट्स, जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक मुतारिफ़ कराई जाएगी। बात यहाँ तक नहीं है, इस पैकेज में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शादी और तलाक, पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए नादरा का निज़ाम यूनियन काउंसिल से मुंसलिक कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए पब्लिक सेक्टर के आला तालीमी इदारों में 5% कोटा, जबकि गैर मुल्की पाकिस्तानियों के बच्चों को ज़रूरत पर मबनी और मेरिट और वज़ाइफ दिए जाएंगे। ये एक पैकेज है जो मौजूदा हुकूमत ने जाते जाते ऐलान किया है। अब इस पैकेज पर क्या सवाल तो ये है कि इतना डेडिकेटेड पैकेज पहले भी आया है, अगर आया है तो उस पर अमल दरामद कितना हुआ है और इन इक़दामात की रोशनी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिलखुसूस इस वक्त जो बरतानिया के अलावा यूरोप में लोग हमें देख रहे हैं, बाकी ममालिक में देख रहे हैं, गल्फ़ में देख रहे हैं, उनके मसाइल किस हद तक कम होंगे और इसमें अगर कोई कानूनी हुज्जत आती है तो वो क्या हो सकती है, वो कैसे दूर हो सकती है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमजद मलिक साहब ने, कानूनदान हैं, मायनाज कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैसर अब्बास साहब बी बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, काउंसलर हैं, पॉलिटिशियन हैं। कैसर साहब आपका शुक्रिया। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन आवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आवान साहब, पहले तो आपकी तरफ आते हैं। ये पैकेज की डिटेल मैंने दी है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कुछ हुआ है? ऐलान तो ये हो गया और ये कर दिया जाएगा, क्या कुछ कर दिया गया है अभी तक?
बहुत शुक्रिया आपका। फैसला मुझे पता था कि आप प्रोग्राम आगाज मुझसे करेंगे, कि आपको पता था कि जरा मैं ही थोड़ा सा पहले काम जो है वो यहाँ पर खोलूँ, क्योंकि जाएगा जाएगा यही 50 दफा सुन लिया मैंने, और ये नहीं पता कि हुआ क्या है। देखें, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो लॉलीपॉप है ना, ये मेरा ख्याल है 70 साल से दिया जा रहा है। आपके लिए ये कर दिया जाएगा, आपके लिए ये काउंटर बना दिया जाएगा, आपके लिए फलाना दारा बना दिया जाएगा, आपकी जायदादों के मसाइल हल कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो हुआ है वो हमें आज तक नहीं समझ आई कि हुआ क्या हमारे, और हमेशा तो लगता है हमसे ये हाथ ही होता है, और शायद हुकूमत जाते जाते फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों से हाथ ही कर गई है, उन्हें बता गई है कि आपको ये कर देंगे, आपके लिए ये कर जाएंगे। भाई आप 1.5 साल से हुकूमत के अंदर थे, अगर कुछ करना था तो कर जाते, बता देते कि क्या कानून साजी की है। अगर वो स्पीडी ट्रायल कोर्ट का कह रहे हैं तो बता देते कि हमने कर दिया है। अभी अब अगली हुकूमत किसकी आती है किसकी नहीं आती, तो वो हुकूमत आके ये जो अभी कानून साजी की गई है ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से, इसको वो कैरी ऑन करती है, टेकअप करती है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये लॉलीपॉप इस तरह का मेरे ख्याल से देने का कोई फायदा नहीं है, जिसपे अभी तक जो है वो फ्यूचर के सीगे लगे हुए हैं कि ये कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, हम ये कर देंगे। भाई बात ये है कि आपने किया क्या है, ठीक है। और कम से कम यही कर जाते हैं कि जो पिछली हुकूमत थी वो जो गलत काम कर गई थी, कम से कम उनको ही अंडू कर जाते। जैसा कि ये पाकिस्तानी के ऊपर मोबाइल का टैक्स डाल दिया गया है, कम से कम आप उसको अंडू कर जाते। कम से कम ये जो PIA का इतना बड़ा यहाँ पर क्राइसिस है, उसके लिए कोई फ्रूटफुल इंतजाम कर जाते, को बता जाते कि हमने ये कर दिया है और प्लान डेट को परवाजें जो है वो खुल जाएंगी। सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ से डेड बॉडीज पाकिस्तान ले जाने का मसला बना हुआ है, उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। वो 1000 के करीब हर साल ओवरसीज पाकिस्तानी जो बरतानिया के अंदर है, इनकी डेड बॉडीज फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान जाती थी। जब से यहाँ से डायरेक्ट परवाजें बंद हुई हैं, सबसे बड़ा मसला ये है कि अब डेड बॉडीज पाकिस्तान नहीं जा सकती, इनको प्राइवेट जो एयरलाइन है उसके ऊपर ले जाना पड़ता है, उसका एक तो खर्चा बहुत पड़ता है और दूसरा खुआरी बहुत होती है। तो इस तरह के मसाइल को ये इसी हुकूमत ने कोई एड्रेस नहीं किया, कोई बात नहीं की। अब ये जो आपने मुझे 12, 13, 14 चीजें जो बताई हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये काम कर दिए जाएंगे, लेकिन किया कुछ नहीं है, सॉरी टू से। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और उनको हल करने को भी समझते हैं, लेकिन तजावीज़ भी देते रहते हैं। लेकिन पता नहीं ये हुकूमत जाते जाते जो है वो मैं अवान साहब अपेरेंटली मुझे ये फील भी होता है कि अमजद मलिक साहब जो हैं वो इंक्लाइंड भी हैं टुवर्ड मुस्लिम लीग नून, तो ज़रा उनसे पूछ लेते हैं कि मलिक साहब ये बताइएगा कि अब ये मरकजी अहदेदार है, माशाल्लाह, क्लाइंट नहीं, वो मरकजी अहदेदार है। जी 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 एग्जैक्टली OPF के साथ चेयरमैन भी है। नहीं, मैंने तो देखें कुछ ना अपने हिसाब किताब के तहत ये गेस किया है ना, तो आपको पता है हिसाब किताब का भी सिलसिला रहता है। तो मलिक साहब ये जी मैं मलिक साहब से जानना चाह रहा हूँ, मलिक साहब ये रिजर्वेशन आपने सुन लिए हैं, मैंने सारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के ऐलानात थे वो भी गोशगुजार कर दिए और ग़ुलाम हसन अवान साहब की आप बीती भी सुना दी है, तो ये क्यों आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को? बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। मेरे ख्याल में जब भी मौका मिलता है मुस्लिम लीग नून को, कोशिश वो करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलियात मुयस्सर आएँ और ऐसे ऐलानात या ऐसे इकदाम किए जाएं जिनसे उनकी दादरसी हो। ग्लास इज़ हाफ फुल। मैं ये नहीं कहता कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट नहीं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। मसलन मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो 5% को कोटा हुआ है, ये एक्सपीरियंस की बिनाद के ऊपर हुआ है। जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब उनके बच्चे आते हैं प्रोफेशनल स्टडीज़ में तो पाकिस्तान में दाखिला नहीं मिलता, तो वो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। नादरा के प्लेटफॉर्म से ऊपर लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और निकाह, तलाक या डेथ सर्टिफिकेट की फराहमी यूनियन काउंसिल के ज़रिए, ये एक अच्छा इकदाम है। और इसके अलावा जो है हॉटलाइन, यानी OPC की तर्ज, पंजाब की OPC की तर्ज के ऊपर तमाम सूबों में OPC बनाना, ये डेवोल्यूशन की तरफ पेश कदमी है। मैंने खुद OPC का मसवदा बनाया तो मैं समझ सकता हूँ ये पेन टेकिंग काम है। हम इसको कश्मीर में लेके गए थे, मीरपुर में भी बन गया था, तो लेकिन इसको
इसको सोच के जरिए चलाना बहुत ज़रूरी है। और स्पीडी कोर्ट्स, मैं समझता हूँ बड़ी देर से हम लगे हुए हैं कि ओवरसीज़ की दादरसी के लिए स्पीडी कोर्ट्स हों, तो ये खुशाइंद बात है कि उसका ऐलान हुआ है, उसका मसवदा कबीना ने पास भी किया है और पार्लियामान में पेश किया है। काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं, मसलन बहुत जगहों पे ये सोच है कि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री को फॉरेन ऑफिस का डिवीज़न बनाया जाए ताकि फॉरेन ऑफिस के क्वालिफाइड लैंग्वेज से आरास्ता लोग CWA बने, ताकि जहां आप स्पेन, बार्सिलोना, इटली, सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो वहां की ज़बान जानने वाला अगर कम्युनिटी वेलफेयर अताशी होगा तो जेलों से निकलने में, कानूनी कुमक फराहम करने में मदद मिलेगी। इसी तरह फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, फ़ोन के ऊपर टैक्स माफ़ होना चाहिए। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी छुट्टियां गुजारने जाते हैं, हमारे लोग पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं, तो होना चाहिए था। पार्लियामान में सीटों का इजरा, इसके ऊपर अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। लोगों को बहुत देर से हमने वोटिंग राइट के ऊपर रोक के रखा हुआ था कि जी वोटिंग राइट नहीं, सीट मिलेंगी, तो सीट्स के ऊपर ऐलान होना चाहिए था। और हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए प्राइवेट कॉलेजेस की डिग्री की वेरिफिकेशन के ऊपर ऐलान होना चाहिए था। बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ के आ रहे हैं लेकिन उनकी डिग्रियाँ वेरीफाइड नहीं है, उनको स्कॉलरशिप लेने में प्रॉब्लम होती है। एयरलाइन का गुलाम सैन ने कहा है बहुत बड़ा मसला है डेड बॉडी डिस्पर्सल का। तारकीन वतन पाकिस्तान छुट्टियों से जाने से गए क्योंकि 24-24 घंटे सफर करना पड़ता है। और SIC जिस तरह खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ के साथ मिलके, ओवरसीज के लिए भी इसी तरह का वन विंडो शॉप होनी चाहिए कि हम सरमायाकारी एक विंडो के जरिए कर सकें। इसी तरह एक विंडो होनी चाहिए कंप्लेंट सेंटर की। तो ग्लाव इज हाफ फुल, कुछ चीजें रह गई हैं जी। बहुत कोशिश होनी चाहिए थी कि आते ही ये ऐलानात होते और 2 साल में हम कारकर्दगी गेज करते कि क्या खोया क्या पाया। अब क्योंकि हुकूमत जा रही है और जाते जाते ये ऐलान हुए तो अब आने वाली हुकूमत पे देखते हैं कि उसके ऊपर कितना अमल। जी ठीक है, अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैसर अब्बास साहब से हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। कैसर अब्बास साहब, आप प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन हैं, ज़ाहिर है बरतानिया में आप ये कर रहे हैं सब। एक नुक्ता नज़र है ग़ुलाम हुसैन अवान साहब का, आई फेल्ट कि वो एक लेमैन जो उसके रिजर्वेशन हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो कर रहे हैं। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी कि किस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके क्रेडिट पे क्या क्या है, उनकी गवर्नमेंट ने क्या कुछ एफ़र्ट्स की हैं। आप बताइए बतौर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कि किस हद तक बेहतरी है, उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो ऐलानात हुए हैं इनमें से सब पे अमल दरामद हो जाएगा, या आप समझते हैं कि ये सिर्फ नारेबाजी है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सादे लफ्ज़ों में तो ये सिर्फ नारेबाजी है। मलिक ग़ुलाम हुसैन साहब और अमजद मलिक साहब का ज़ाहिर दोनों की एक राय है, लेकिन एहतराम के साथ असल में अगर आप इसके कंटेंट्स को देखें ना, जो आपने एलेबोरेट किया है इन स्टार्ट, तो इसमें कोई भी वायाबल चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ओवरसीज़ को फ़ायदा हो। अगर आप स्पीडी ट्रायल की बात करते हैं तो स्पीडी ट्रायल तो हर गवर्नमेंट में हर शहरी का हक है, वो कोई सिर्फ ओवरसीज़ का नहीं होता। तो इसका मतलब है आप लोकल लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और ये कोर्ट्स बनी भी हैं ओवरसीज़ के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा जी 3 महीनों के अंदर और 6 महीनों के अंदर फैसला होगा। क्या कोई फैसला आया है पहले जो सूरत हाल है उसके सामने रखते हुए? फिर आप वो कहते हैं कि जी हाँ वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहाँ पे देखें ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, तो मेजॉरिटी जो हाउसिंग सोसाइटी का वो एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर बनी हुई है, तो उसके बड़े डेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे फ्यूचर में फूड शॉर्टेज की सूरत में और लोकल लोगों के लिए। और ओवरसीज़ को भी इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं, नादरा की आपने बात करती, मलिक साहब को, अमजद मलिक साहब को ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा कैसर अब्बास साहब, मैं थोड़ी तस्हीह कर दूं। कैसर अब्बास साहब एक बात की तस्हीह कर दूं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई जगह एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर आप सोसाइटी नहीं बना सकते हैं, आपको NOC नहीं मिलता है, लेकिन उसकी वो जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से, दैट इज वेरी इजी इन दीस जो रजिस्टर्ड हैं, मुझे भी पता है जी हाँ, जो रजिस्टर्ड हैं नहीं, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ जी। फॉलो आपको पता है जी फैसल भाई, थ्योरेटिकली तो आपको पता है जैसे ये उन्होंने पैकेज दिया है, तो थ्योरेटिकली तो ये बातें ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बातें ठीक है, सियासी नारेबाजी के लिए ये बातें सही है, लेकिन अमली तौर पे मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ
कि जो नॉर्मल लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जब आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको वहाँ पे स्टिकर नजर आते हैं कि ये ओवरसीज का काउंटर है, ये टैक्स वालों का काउंटर है, ये एल्डर्स का काउंटर है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप वहाँ पे जाएं तो कोई बंदा भी नहीं वहाँ पे मौजूद होता उन काउंटर्स के ऊपर। अगर ये जो नादरा के साथ लिंक करने का मसला है तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो वैसे ही होना चाहिए। जब आप सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, नादरा हमें ये बताया गया था कि ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, सारी चीजें ऑनलाइन होंगी, ये सारी चीजें, तो ये करने वाली बातें हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे। और मुझे जो पिछली गवर्नमेंट का और इस करंट गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस को अगर आप देखें, जो चीजें उन्होंने डिलीवर की है, डिलीवरी के हिसाब से देखें तो ये नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक और भी है अपने आप को बचाने का कि जब नई कोई गवर्नमेंट आएगी, अगर किसी और की गवर्नमेंट आती है तो ये कहेंगे देखो जी हमने तो ये पैकेज अनाउंस किया, इस गवर्नमेंट ने तो उसका डिलीवरी नहीं किया। मलिक अवान साहब ने पहले बड़ा सही कहा था कि अगर इनके पास 1.5-2 साल थे, अगर ये जेन्युइनली कुछ करना चाहते होते तो इन्होंने स्टार्ट के ऊपर ये चीजें कर देनी चाहिए थी। और अब अगर आप यहाँ पे लोकल हाई कमीशन के अंदर जाएं, बाकी एम्बेसीज के अंदर जाएं, मेरा ग्रीस वहाँ पे इत्तेफाक हुआ जाने का, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, अभी वहाँ पे हुई है, और दीगर ममालिक में, मोरक्को में कोविड के दौरान इश्यूज था। तो वो जो तावन होता है ना आम लोगों को या बैरून मुमालिक पाकिस्तानियों को, वो कभी भी हासिल नहीं हुआ ना। कि वो जो नादरा की फैसिलिटेशन है वो यहाँ पे आम लोगों को नजर आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मलिक अमजद साहब हैं, जहाँ पे जिनके वाकफियत है, हमें तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन आम लोगों का क्या इस पैकेज से कोई वायाएबल ऑप्शन उनको मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर आप देखें उसका अदम एतमाद लोगों का देखें, अगर आप मुझे इजाजत देंगे अभी या इसके बाद, तो मैं आपको बताऊंगा कि लोगों का डिस्ट्रस्ट कितना है गवर्नमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का काम क्या है कि लोगों का एतमाद बहाल करे उनके ऊपर। उसके अलावा इस तरह की ये जो बातें हैं, अगर आप इसमें देखें तो कोई ऐसी सॉलिड चीज है नहीं जिससे हम लोगों को फायदा होगा। अच्छा मलिक साहब, पहले जरा ये डिस्ट्रस्ट को आप एड्रेस कर लें। बुनियादी रीज़न ये है कि एक बहुत समटाइम फील होता है कि जैसे कोई एंटी पाकिस्तान लॉबी जो है वो लोगों को उभार रही है। समटाइम ये फील होता है, एक फीलिंग्स आती हैं, अगर सेंटिमेंट देखें बाज़ औक़ात लोगों का इतना एग्रेशन होता है। ये वाक़तन ऐसा है कि जो हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर सकी, इस वजह से है? 80 लाख से ज़ायद लोग जो हैं मुल्क से बाहर मुकीम हैं, और उसमें 2 तरह के लोग हैं। यानी गल्फ में जो 4 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं, जो ज़्यादातर वर्किंग तबका है, और फिर बरतानिया, अमेरिका और यूरोप में बसने वाले लोग जो यहाँ की शख्सी आज़ादियाँ ज़्यादा रखते हैं, नेशनलिटियाँ जिसको कहते हैं, डुअल नेशनल्स हैं, वो है। तो एक तासर ज़रूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती होती है, कि उनके साथ उस तरह इंगेजमेंट नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, तभी वो डिसग्रंटल्ड रहते हैं, तभी वो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान से ज़रा नाला रहते हैं। उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि आप जब हमारे बारे में फ़ैसले करते हैं तो हम वहाँ मौजूद नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लियामान की कमेटी हो, सेनेट की कमेटी हो, OPF हो, OPC हो, प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल हो, अम्ब्यूड्समैन सेल हो, सुप्रीम कोर्ट का सेल हो, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाए नहीं जाते। यानी आप उनके बारे में फ़ैसले कर रहे होते हैं, स्पीडी ट्रायल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनके नुमाइंदे मौजूद नहीं होते। उनके साथ कभी कभी आप कंसल्टेशन कर लेते हैं, सफारत खानों के जरिए एक आध सॉटी कर ली, या किसी ऐसे फोरम से आपने उनकी राय ले ली, लेकिन को मुसद्दका को जामे थिंक टैंक नहीं है जिसके जरिए आप तारकीन वतन से मिनहैसुल तबका यानी एक ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी राय शामिल करें, उनकी कंसल्टेशन में राय शामिल करें, तभी वो फिर डिफरेंट आवाजें उठती हैं। लगता ऐसे ही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ नाराज हैं, या वो अपनी एजिटेट ज़्यादा पैशनेटली करते हैं। ये खूबसूरती भी है इन ममालिक की शख्सी आज़ादियों की, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में वो जो रेड टेप है उसका शिकार होते हैं। जैसे तारुल कादरी के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में तभी आ सकते हैं जब आपके पास इस्तखासा दायर करने का लोकस स्टैंड आई हो। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जनरली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जब तक कि उनके पास कोई स्टैंड ना हो। इसी तरह पार्लियामान में वोट का है तो इलेक्शन कमीशन ने उनको वोट के ऊपर काफी राउंड सर्कल घुमाया है, शटल कॉक की तरह। सीटों की बात हो तो इन जो बड़े ऐलानात हैं उनमें सीटों की जो बात थी वो दाखिल दफ्तरी होकर रह गई है। शायद अगली पार्लियामान ये मेरा सवाल था मलिक साहब। देखिए आपने देखें इस पे आई वोटिंग का पिछली हुकूमत ने जो है वो हक दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ऑल्दो टेक्निकली स्पीकिंग आई वोटिंग जाते
जिसको मीनिंगफुल कार्रवाई नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैं आप 4 मिलियन को दे रहे हैं, 4 मिलियन को नहीं दे रहे, यानी आपके गल्फ वाले लोग तो सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आप उसको निकला नहीं, वो अपनी जगह है। देखिए, आई वोटिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इशू है कि वो कैसे सिक्योर है, वो कैसे हो सकती है। पाकिस्तान के लिए हो रहा था। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अब जब आप लोग आए तो बिलावल साहब ने भी इसको एक सब्स्टिट्यूट दिया कि हम जो आज़ाद कश्मीर में मॉडल है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नशिस्तें मखसूस कर देंगे, वो नहीं हो सकी। तो ये भी तो एक रीज़न है कि आपने एक हक दिया गया, वो वापस लिया और फिर उसके बदले में कुछ दिया भी नहीं। नहीं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुकदमे के जरिए 2013 में गालबन ओवरसीज वोटिंग के ऊपर फैसला दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का कि ये इनका हक है, ये बुनियादी हक है। आप दोहरी शहरियत लेते हैं, आप 16 मुल्कों के साथ मुआहदा किए हुए हैं कि आप दोहरी शहरियत रख सकते हैं, तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जिससे बीए के बाद एमए कर लें तो आपका बीए तो खत्म नहीं हो जाता ना, आप पाकिस्तानी हैं, बॉर्न पाकिस्तानी हैं। आप अगर दूसरी शहरियत लेते हैं तो वो खत्म नहीं होती अगर आप मुआहदे के तहत लेते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब ब्यूरोक्रेसी के पास ये मामला आता है या इलेक्शन कमीशन के पास मामला आता है तो इसको वो खिद्दों की तरह खिलाते हैं, और उनको क्योंकि हम वहाँ एब्सेंट है तो वो हमें वो एक किस्म का लारा लगा के आगे चलते हैं, और एज सच ना तो नुमाइंदगी मिलती है, ना ही वोटिंग के ऊपर कोई मीनिंगफुल कार्रवाई होती है। पायलट प्रोजेक्ट बनता है, ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं। अब 80 लाख लोगों में से मेरा ख्याल जो ज़िमनी इंतखाब में वोट डले वो 10,000 थे। अब 10,000 वोट तो 80 लाख की नुमाइंदगी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने शर्त लगा दी कि जी मशीन रीडेबल पासपोर्ट जिसके ऊपर होगा वो वोट डाल सकेगा। अब दोहरी शहरियत वालों के पास तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट ही नहीं होता 4 मिलियन के पास, उनके पास तो नाइकॉब कार्ड होता है। तो यानी आप देखें ना, यानी वो एग एंड रॉक एंड हार्ड प्लेस के आप एक ऐसे कानून बनाएं जिसके जरिए मीनिंगफुल और पर्पसफुल कार्रवाई ना हो और ओवरसीज पाकिस्तानी पीछे रह जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं जो करने वाले इकदामात हैं उनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। हमारी एयरलाइन हमारा मसला है, ओवरसीज मिनिस्ट्री हमारा मसला है, थिंक टैंक बनाना हमारा मसला है, वन विंडो शॉपिंग के जरिए सरमायाकारी को फरोग देना हमारा मसला है। और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अबव पार्टी लाइन पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तान की त्यौहारों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना, रियासत को सपोर्ट करना मिन हैसुल सिटीजन और कौम हमारा फर्ज है। उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। अगर उससे डिविएट होंगे तो यही लगेगा कि शायद हम किसी मनफी ताकत का आलाकार बन रहे हैं। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कैलाश साहब की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। कैसर साहब आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले अवान साहब ने अब हमें ज्वाइन कर लिया है। अवान साहब देखें, जायदादों से मुतालिक मसाइल हैं, हम एक तकरीबन सीरीज़ कर चुके हैं इस पर, और अब काफ़ी हद तक लोगों में शऊर भी है कि वो जायदाद ख़रीदने से पहले किसी भोलेपन का शिकार नहीं होते, पूरी अपनी इंक्वायरी करते हैं, तहक़ीक़ात करते हैं। लेकिन पहले से मौजूद केसेस हैं और वो तहक़ीक़ात कर भी लें, कोई रिश्तेदार अजीज़ कोई ना कोई चूना लगा ही जाता है। तो अब इन ऐलानात के बाद जो सर्कल्स हैं बरतानिया में या जो हाई कमीशन है वो क्या कहता है कि इसके बाद कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनको मिल गई हैं, कोई पॉलिसी आ गई है कि उन्होंने फ़ौरी जो खिदमात के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की यही इक़दामात शुरू कर दिए हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आपने ठीक है। मैं कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सहूलतें देने के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें भी होती हैं, बहुत ज़्यादा दावे भी होते हैं। और मैं पिछली हुकूमत की भी बात करूँगा, उससे पिछली हुकूमत सारी हुकूमतें ये करती हैं, सारी हुकूमतें ये करती हैं कि वो हम ये कर देंगे। देखें, जब कानून साजियाँ भी आपने देखा ये लूट से लगी हुई थी पिछले दिनों कि कानून साजियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, उन दिनों के अंदर भी ये नहीं सोचा गया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनको आपने इनके हवाले से इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया कि अगर आपने आइन के अंदर भी तब्दीली करनी है तो कितनी दफ़ा आइन के अंदर तब्दीलियाँ हुई हैं। ये तब्दीली क्यों नहीं होती कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जिसके पास ड्यूल नेशनलिटी है, अगर वो आप उनको वोट देने का हक दे रहे हैं तो फिर उनको पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लेने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? आप उनको ये इजाज़त क्यों नहीं दे रहे कि वो भी दूसरे शहरियों की तरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दूसरे शहरी जो है वो वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी प्रोटेस्ट करते हैं, और आपने यहाँ पर उनको वोट देने का हक दे रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कह रहे हैं कि वोट डालने का हम ओवरसीज पाकिस्तानी को दे रहे हैं, और साथ ये हक नहीं दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आकर अगर इलेक्शन लड़ना चाहें और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करना चाहें तो वहाँ आप उनको रोक रहे हैं।
क्यों कि आप ड्यूल नेशनल हैं। तो अगर ड्यूल नेशनल का वोट आपको कबूल है तो फिर ड्यूल नेशनल की आपको वहां पर नुमाइंदगी कबूल क्यों नहीं है? ये जो दोहरा म्यार है। नहीं, इसमें अब अमान साहब, मेरा एक सवाल है, जब आप किसी भी मुल्क के नेशनल हैं तो आपने, अब वो मुल्क आपके लिए पहली तरजीह है और आपकी वफा, आपकी लॉयल्टी उस मुल्क के साथ है, तो ये आप नहीं समझते कि इट्स सेल्फ एक कंट्राडिक्टरी हो जाता है कि इफ़ यू हैव टू नेशनलिटीज़ देन हाउ यू विल डिटरमिन कि किसकी लॉयल्टी का प्रोपोर्शन किसके साथ ज़्यादा है? बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं ये चाह रहा था कि आप ये सवाल करें। अब आप देखें कि आप कान दूसरी तरफ से पकड़ते हैं। आपने जुल्फी बुखारी को वजीर बना दिया, वो ड्यूल नेशनल नहीं था क्या? आपने वो क्या नाम है, वो जो अमेरिका वाले हैं, अपना शहबाज गिल को आपने वजीर बना दिया, आपने शहजाद अकबर को वजीर बना दिया, आपने वो जो कनाडा से आई थी डॉक्टर आई थिंक सानिया नेशनल, आपने इनको वजीर बना दिया। कितने बंदों के नाम लेंगे? आप सबको ऐसे एमपी बना देते हैं कि आप काम वजीर का करें, लेकिन आप इलेक्ट नहीं होके आ सकते। हम आपको पूरी सहूलतें, और पिछली गवर्नमेंट ने भी ये किया कि जो ड्यूल नेशनल थे उनको वजीर के बराबर ओहदा देकर हमारे ऊपर बैठा देते हैं, लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भाई फिर आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर आप किसी को वजीर या मशीर बनाने का भी जो है वो ना दें, वहाँ क्या उनकी फिर आप नेशनलिटी खत्म कर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। देखिए, सवाल तो ये है ना कि वो लोग तो वजारत के मजे लिए, उसके बाद निकल गए। सवाल तो ये है ना, तो अगर लेकिन बात ये है कि अगर देखें हमारी अगर लॉयल्टी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की दूसरे मुल्क के साथ है तो फिर हमारा वोट भी नहीं लेना चाहिए। फिर हम आपको वोट किस तरह ऑनेस्टी के साथ दे सकते अगर हमारी जो लॉयल्टी दूसरे मुल्क के साथ है? देखें, जो बंदा पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, उसकी मट्टी के अंदर, उसके खून के अंदर पाकिस्तान जो है वो बसता है, उसके हर वक्त उसके दिल में बसता है। अगर दूसरे मुल्क की वो नेशनलिटी ले लेता है किसी भी वजह से, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके आप पाकिस्तानियत पे मशकूक शक करें आपको। हाँ, उसके अंदर आप अगर इस तरह की शर्तें रखेंगे तो फिर आपको वोट भी लेना चाहिए, फिर आपको उसको बशीर भी बनाना चाहिए, फिर आपको उनसे जो है वो इस तरह के पाकिस्तान के अंदर जो आप फिर वो भी नहीं ठहरना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं कैसर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ। देखें, ये तो बड़ा एक नामुनासिब सा मेरे ख्याल में ये एक है तो जी कि जी वो इस वजह से नहीं। देखें, यहाँ पे हम यूके के अंदर है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी काउंसिल से पहला पाकिस्तानी या मुसलमान को डिप्टी मेयर इलेक्ट हूँ। कभी किसी स्टेज पे उन्होंने मुझे नहीं कहा कि आपकी तो ड्यूल नेशनलिटी है तो आपकी जो वो है वो मशकूक है। जो भी हम जहाँ पे पाकिस्तानी है, हमारे पाकिस्तान हमारे दिलों के अंदर धड़कता है और हमारी पहचान है। यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी हमें कहते हैं, पूछते हैं, हम भी बताते हैं बड़े फख्र से कि हम पाकिस्तान में। तो इसमें तो कोई राय है ही नहीं है कि अगर ये कोई कहा जाए कि ये अगर आपने दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले लिया तो पता नहीं आपका जो पाकिस्तान की मोहब्बत है वो उसमें से पीछे चली गई है या कम हो गई है। और यहाँ पे कभी भी नहीं इस तरीके से। आपको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर कितने लोग हैं, अच्छी पोस्टों के ऊपर कितने लोग, कभी उनके ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई आपकी ये चीजें नहीं है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे एक सर्टन मफादात हैं। वो नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग जो चेंजेस लेके आ सकते हैं, वो जो मुल्क के लिए बेहतरी लेके आ सकते हैं, वो लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे पसंद नहीं है लोगों को। तो ये उसमें सबसे बड़ा है। और उससे पहले मैं मलिक साहब भी पहले फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान से नफरत, तो कोई बंदा पाकिस्तान से, पाकिस्तानी जो है वो नफरत नहीं करता। हुकूमत को क्रिटिसाइज करने से या किसी इदारे को क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क से खुदा न खास्ता नफरत करते हैं या आपको प्यार नहीं है। और उसकी वजूहात हैं हुकूमत को क्रिटिसाइज करने का। जैसे आप कहते हैं कि जी आप एक तरफ इंसेंटिव दे रहे हैं, तो क्या लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट है? लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि पिछले 6 महीनों के अंदर 8,32,000 से जायद लोग आपका मुल्क छोड़ चुके हैं पाकिस्तान, जिसमें से 4 लाख से ज्यादा जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उसमें आपके अकाउंटेंट हैं। ये किसके स्टैट्स हैं? ये किसके स्टैट्स हैं? कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टैट्स हैं। ये आपके लोकल जो मीडिया है वहाँ पे ये पब्लिश हुई है। अगर आपको देखें तो ये सिर्फ 6 मंथ्स का, ये जो डाटा है ये कहीं ज्यादा है पिछले सालों की। उसकी वजह ये है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की कैफियत क्या है, लोग वहाँ के ऊपर कितना वो
डिससेटिस्फैक्शन है, तो आप जब इस लेवल के ऊपर आपके जो पढ़ा लिखा तबका है वो वहां से मूव हो रहा है, तो ये जो आप इंसेंटिव दे रहे हैं जी, हम आपको हाउसिंग सोसाइटी में 5% देंगे, हम नादरा को लोकल के साथ लिंक कर देंगे, हम 5 सीटें पर जो है ना वो परसेंट, ये क्या पैकेज है भाई? ये आप मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अगर दूसरी तरफ आप देखें तो ये पिछले जो सिर्फ इसी के अंदर ये जो पिछले चंद माह है उसके अंदर ये कम से कम ये फिजिकल ईयर है पिछले साल के निस्बत तकरीबन $4 बिलियन का वो जो है वो कम हुए हैं, जो रेमिटेंसेस आपके यूके से बाकी जो दुनिया से पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे। जो लास्ट ईयर थे वो अराउंड 31 बिलियन थे और इस साल वो तकरीबन 27 बिलियन है, तो वो कितना 4 बिलियन है अराउंड जो कम हुआ है। और आपने ये किस शर्त के ऊपर आप कर रहे हैं? क्योंकि IMF आपको 3 बिलियन दे रहा है। भाई ये तो एक सादा सा सवाल है कि 3 बिलियन ज्यादा है या 4 बिलियन ज्यादा है, और लेकिन उसका नुकसान क्या आपको हुआ कि आपका जो वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% जो है ना वो बेंचमार्क वो ऊपर कहीं का कहीं चला गया। तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि ये जो छोटे छोटे इकदाम हैं ये बिल्कुल ये ऐसे ही लोगों का इंटेलेक्चुअल इंसल्ट है कि देखो भाई हम आपको क्या समझते हैं और क्या पैकेजेस हम दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो नून लीग की है या किसी और की भी है, जब तक वो सही सॉलिड इकदाम उठाते नहीं है, और सिर्फ जैसे मलिक साहब ने शुरू में कहा था कि ये गा गी गे वाले बात नहीं अब चलेगी, आपने डिलीवर क्या किया है? ये क्या जो आप बातें कर रहे हैं, क्या जो आम बंदा है वो यहाँ पे अपना जेन्युइन पासपोर्ट बनाने जाता है, उसका पासपोर्ट बनता है बगैर पैसे दिए? क्या उसका शनाख्ती कार्ड बनता है? क्या जब उसकी डेथ पार्टी होती है, कोई किसी की डेथ होती है, तो उसको क्या बॉडी को वापस जाने में आसानी होती है? जिस तरह दूसरे मलिक साहब फरमा रहे थे, क्या 24 घंटे आपको मुख्तलिफ एयरपोर्टों के ऊपर जलील होके आपको उस मुल्क जाना पड़ता है 1200 की टिकट से लेके? तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत को काम करनी चाहिए, नारेबाजी से कुछ भी नहीं होगा। एक ब्रेक लेते हैं कैसा सब, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर सजेशंस की तरफ हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसर अमजद मलिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है कैसर साहब की और आवान साहब की भी। अब देखिए कुछ तो हैं हमने अदालतों को लेकर बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था। वैसे नादरा और पासपोर्ट ये अगर ऑनलाइन कर भी दिए जाए तो ये कोई इतना बड़ा कारनामा तो है नहीं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ की बात यहाँ हुई थी, ऑन ग्राउंड जो फैसिलिटेट करना है, वहाँ अगर किसी को कोई मसला हो जाता है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाते हैं, सफारत खाने में जाते हैं, क्या उनको अमला बर वक्त मिल जाता है? क्या वो बाज़ाब्ता एंटरटेन होते हैं? या वही रिवायती ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला रहता है कि इस कमरे से उस कमरे में, इस मेज़ से उस मेज़ पे जाएं, बाहर भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है? और अगर ऐसा है तो इसके लिए हुकूमत ने क्या फोकस किया है? नहीं, बहुत शुक्रिया। मेयर साहब थोड़ा सा लोकल वो जो फिगर्स फ्लोट नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर, उससे ज़रा मरूब हैं। माइग्रेशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन है वो पहले ही दुनिया में बहुत ज्यादा है। हमारा तो नेट रिमिटेंस रिलाय करता है ऑन ओवरसीज, जो हमारा प्रोफेशनल मुल्क से बाहर जाते हैं ये काम करने के लिए हम भेजते हैं, हम तो कमोडिटी तैयार करके भेजते हैं मुल्क से बाहर कि वो जाएं और पैसे कमाएं और मुल्क से बाहर पैसे भेजें। लेकिन ये जो आपने बात की है और ये इंटरम में जो IMF वगैरह की, ये सारे सियासी सवालात हैं। आपको भी पता है कि मुल्क नियरली डिफॉल्ट पे था और कितना ज़रूरी था कि IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब होते, अदरवाइज बाकी लोन वाले या बैंक्स वगैरह पैसे ही नहीं देते आपको जब तक आपकी किसी बड़े मालियाती अदारे के साथ कोई आपका पैकेज ना हो, रिलायबल ना हो, ट्रस्ट ना हो। तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन है। कमिंग बैक टू द ओवरसीज, मैं समझता हूँ आपने जो बात की है, दुनिया बदल रही है। अब आप बहुत ज़्यादा वो कॉलोनियल स्टाइल में एम्बेसियाँ नहीं चला सकते, अब आपको सर्विस देनी पड़ती है। अब लोग सीख गए हैं कि सफारतकारों के साथ कैसे काम लेना है और किस तरह आपने उनकी भी अब हर जगह ही तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी कंप्लेंट सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है। हर जगह पे ज़रा सी भी आपको बात हो, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर शिकायतें लगानी शुरू कर देते हैं। लोकल मीडिया बड़ा वोसिफोरस है और बड़ी उसके ऊपर रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो दुनिया वैसे ही बदल रही है और वो जो सर्विस ओरिएंटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको खिदमत करनी चाहिए। अब तो केयर टेकर का होगा 60 से 90 डेज, लेकिन जब भी अगली हुकूमत आती है तो ये जो चीज़ें हुई हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ग्लास हाफ फुल, मैं ये नहीं कहता कि हमारी चीज़ें सारी हो गई हैं,
मैं ये कह रहा हूं कि कुछ इकदाम अगर लिए हैं, मसल कब्जे की अदालतों के लिए 4 साल में तो कोई काम नहीं हुआ, अगर हो गया है और बिल उन्होंने पेश करके पास करवा लिया है और आगे चलेगा और उसके ऊपर कोई मीनिंगफुल एक्सरसाइज होगी, चे जाए कि सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज ना करे, तो एक अच्छी बात है। ये बहुत देर से लगे हुए हैं, 2012 में ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब का मसवदा बना था, तब से हम बात कर रहे हैं कि ये कब्जा खत्म करने के लिए इंडिया की तर्ज पे रेवेन्यू अदालतें लगनी चाहिए। इसी तरह कमर्शियल अदालतें भी लगनी चाहिए कि हमारे लोग वहां से कोई चीज खरीदते हैं, मैंगो या चावल, और अगर उनका कोई डिस्प्यूट पड़ जाता है तो पाकिस्तान के सिविल जज में मुकदमा चलता है क्योंकि मुआदा वहां बना था, तो वो तो सालों, इतने साल लग जाते हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने में। अगर वो माल स्टोरेज में पड़ा हो तो वहां तो उस पर कीड़ियां पड़ जाएंगी। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर तेजी से काम होना चाहिए। मैंने तो खुद गंवा दिया है कि ये चीजें हैं जो होनी चाहिए, ओवरसीज मिनिस्ट्री की, एयरलाइन की, फोन की, और जैसा कि डुअल नेशनलिटी का आपने कहा है, बिल्कुल गुलाम हुसैन की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि चे जाए कि आप सिलेक्टिव मोइन कुरैशी या शौकत अजीज जैसे लोग लेके आए और वो वक्त आने पे चले जाएं, तो आप अपने मुल्क में कोई ऐसा कानून बनाएं कि जब लोग पब्लिक पोजीशंस पे आए, अगर आपका कोई देना लेना है हुकूमत पाकिस्तान का या सरकार का, तो उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास अंडरटेकिंग के तहत रहें, ताकि अगर वो को पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा कोई चीज़ रहती है तो वो अपना दे के आए। लेकिन बाद में रोजगार कमाने के लिए या अपना मुस्तकबिल में रहने के लिए तो हम लोगों को पक्का पाबंद तो नहीं कर सकते कि वो 4-5 साल पोजीशन में रहे हैं और अब वो वहीं बैठे रहे क्योंकि उन्होंने एक ओहदा लिया है। तो मेरे ख्याल में थिंक टैंक बनाना चाहिए और लोगों को बाहर से वापस लाना चाहिए, उनकी सलाहियत, उनकी इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन वो इस्तेदाद इस्तेमाल करने वाला जो तरीकाकार या मैकेनिज्म है वो बन नहीं पा रहा। उसकी वजह डिस्ट्रस्ट है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी ये समझती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आगे हमें डिक्टेट करेंगे। वो पढ़े लिखे और अच्छे इस मुआशरे में जहाँ शख्सी आज़ादियाँ बाय वे ऑफ राइट मिलती हैं, नॉट एज फेवर, वो उनसे शाकी हैं, नाला हैं और पता नहीं क्या उनको उनके साथ कोई गिला शिकवा है, वो उसके लिए रास्ते नहीं खोल रहे और रेड टेप बरकरार है। ये है ठीक है। अच्छा, मैं गुलाम हुसैन अमान सर, आपकी सबमिशन क्या है इस सारे सिलसिले में? सबमिशन है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा ना, कर देंगे तो हो जाएगा, उस वक्त तक हमें तो ना यकीन आना है तो ना सुकून होना है। हम तो ये चाहते हैं कि जो काम है, अभी मैं बता रहा हूँ ना कि ये गवर्नमेंट को तकरीबन 1.5 साल हुकूमत की है इन्होंने। तो आप जब आए थे तो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे, आप उसी वक्त उनके लिए, और आपको पता भी है कि ओवरसीज पाकिस्तान में जरूरत है इस वक्त कि आप कुछ उनको डिलीवर करके कुछ बताएं, तो आप उनके लिए कानून साजी करें, आप उनके लिए चीजें बनाएं। और इस वक्त जब वो जा रहे थे तो उस वक्त तक उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो हो गया होता, उसको उनका फ्रूट मिलता। अभी देखे ना, अब कह दिया कि हम करेंगे, हुकूमत चलेगी है तो कौन करेगा? निगरान हुकूमत ने तो नहीं करना कुछ भी जो लेके गए हैं। अब नई हुकूमत किसकी आती है, क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, क्या सिनेरियो होता है, ऑब्वियसली वी कांट प्रेडिक्ट, लेकिन ये पहले करना चाहिए था। और अभी मैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब की मुसासत से मैं ये जरूर कहूँगा कि आइंदा भी अगर इनकी हुकूमत आए तो इनको चाहिए कि प्रैक्टिकल तौर पर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जरूर काम करके बताएं कि हमने ये कर दिया है, ये ना बताएं कर देंगे बस। सही है कैसर अब्बास साहब। अच्छा, मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर कर दूं। 188% इजाफा हुआ है उन लोगों की तादाद में पिछले साल की निस्बत जिन्होंने इस साल ख़ुद को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए रजिस्टर्ड करवाया है। ये सरकारी आदाद शुमार हैं। इसमें जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो तूरी साहब मिनिस्टर थे ओवरसीज़ के, वो अपने क्रेडिट पे ये बात लेते हैं कि उन्होंने नए वेन्यूज़, नए दरवाज़े खोले हैं, गल्फ़ में भी, कुछ यूरोप के ममालिक में भी, कुछ और ममालिक में भी, जिस वजह से लोगों ने इस तरफ अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। बाकी वो जो आप जिन फिगर्स की बात कर रहे हैं वो तो सरकारी तौर पे हमें तो खैर नहीं मिल सकें। बहरहाल आई वांट कि आप सबमिशन इस तनाजुर में जो लोग पहले से रह रहे हैं उनके मसाइल के हल के लिए क्या करना चाहिए? जी थैंक यू। आपने जो कहा, ये जो स्टैट्स है ना, ये गवर्नमेंट की स्टैट्स है और लोकल इवन जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है वहाँ पे भी ये पब्लिश हुई हुई है। ये एक अलहदा टॉपिक है। और दूसरा ये कि जो आप जो मिनिस्टर साहब की बात करें वो क्रेडिट के ऊपर कि क्या किसी ऐसे मुल्क के साथ उनका कोई डायलॉग हुआ है जिससे उन्होंने कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज का कोई इजाफा किया है। ये वैसे बातें हैं, पॉलिटिकल पॉइंट्स पूरी। जो एक्चुअल फैक्ट्स है वहाँ पे
जो अच्छा drainage है आपकी, ये वो जो बाहर स्टैट्स है गई ना, है। कैसर साहब कतः कलामी की माफ़ी, बस मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं, जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है ना, ये उसके स्टैट्स हैं और इन्हीं के स्टैट्स इस तनाजुर में ऑब्वियसली मुस्तनद होने हैं। तो अब जी, कोई बिल्कुल। और गवर्नमेंट का उसको सोर्स भी अगर अगर आप बात देखें तो 188% अगर आप कह दें इंक्रीज है, तो अभी इस चीज का मतलब है कि वो लोग तो आपके बाहर ही गए हैं ना। नहीं तो गए क्या नहीं है, अगर आप अभी चलें तक इन्होंने दूसरे रजिस्टर्ड सेक्टर में- करवाया है, दिलचस्पी का इजहार किया। देखो दिलचस्पी का इज़हार नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोग चले गए हैं। अच्छा, दीज आर टू डिफरेंट फिगर। और उसे हट के भी अगर समझ लें कि दोनों शर्तों में इससे कता जो भी कता नजर के क्या सूरत हाल है, क्या ये देखें चाहे बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं या कम तादाद में, ये तो एक फैक्ट है कि यहाँ पे मिलियंस के हिसाब से लोग जो है वो बैरून ममालिक में मुकीम है पाकिस्तानी। तो अगर वो इतना बिलियंस के हिसाब से वो रेमिटेंसेज भी दे रहे हैं और हुकूमत को भी पता है कि ये लोग बाहर हैं, एम्बेसीज की शक्ल में उनके पास डाटा होता है, तो क्या बात वहीं पे आ जाती है कि ये जो पैकेज गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं क्या वो पर्पस सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर गौर करना है हुकूमत को। मैं समझता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के, जैसे वो अमजद मलिक साहब आप कह रहे हैं उनके नुमाइंदे हैं, तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सही है गैर जानबदार उनको राय दें कि भाई इस तरीके से करें, जो असल मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें। क्योंकि यहाँ पे देखें अगर मैं वोट नहीं दे सकता तो मुझे जो मर्जी वो कहानियां सुनाते रहे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी मर्जी भी गवर्नमेंट हो, जब तक वहाँ पे प्रैक्टिकली कोई चीज डिलीवर नहीं होती। और उसका भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं, मैं ठीक है उससे कोई इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि थिंक टैंक हो या मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर नुमाइंदों से बात करें। आपकी एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं, उनसे फीडबैक लें, लोगों से कम्युनिटी से वो मिलते रहते हैं, उनके साथ सेशन रखें और देखें कि असल मसाइल की जड़ कहाँ पे है और उनको हल कैसे किया जा सकता है। और वहाँ पे एक थोड़ी सी मैं चीज ऐड कर दूं कि ये ऐसे हो नहीं सकता कि आप एक जो फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको हाई एंड लेवल का जस्टिस दे दे और दूसरी तरफ वो बिल्कुल जीरो, जैसे वो कह रहे हैं कि जो ओवरसीज का स्पीडी ट्रायल होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो, इसका मतलब है आप एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम चलाना चाहते हैं, आप एक पैरेलल जो है वो क्रिमिनल का या सिविल का सिस्टम चला, तो वो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जब तक आप थारोली निजाम को सही नहीं करते और डिलीवर नहीं करते। कि बातों से काम नहीं होगा, क्योंकि लोग जब वापस जाते हैं टाइम बिल्कुल थोड़ा के ऊपर उनकी मुश्किलात हैं, बाकी जितनी चीजें हैं, हॉस्पिटल में वहाँ पे लोकल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल हैं। तो इन बातों से तो जाहिर है वो जनता बेचारा जाएगा तो उसी टाइम उसको नजर आ जाएगा कि क्या चीजें वहाँ पे हैं। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर अब्बास साहब आपका, अमजद मलिक साहब आपका शुक्रिया, तामस नवान साहब आपका शुक्रिया। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।